दुनिया की सबसे खतरनाक जेल, जहां कैदी हर दिन बीमारियां, दर्द, अकेलेपन और अत्याचार सहते हुए मौत की प्रार्थना करते थे। लेकिन विडंबना ये थी कि जो कैदी मरना चाहते थे उन्हें तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता था, और जो जिंदा रहना चाहते थे उन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। जहां कैदी बने क्रांतिकारियों को कोड़ों से पीटा जाता, उल्टा लटका दिया जाता था। ठंड से करा रहे उनके बदन पर ओढ़ने के लिए कपड़ा तक नहीं दिया जाता था, और पूरा दिन बैल की तरह कोलू से तेल निकालने पर मजबूर किया जाता था। इस दौरान कई कैदी बेहोश होकर गिर पड़ते थे, कईयों के लूज मोशन हो जाते थे, लेकिन फिर भी उन्हें 16-16 घंटे तक अपने ही मलमूत्र पर चलते हुए तेल निकालने पर मजबूर किया जाता था। फिर रात को उन्हीं से सफाई करवाकर फिर से पीटा जाता था। जहां कैदी महीनों तक एक दूसरे को देखते तक नहीं थे। एक छोटी कोठरी में वो सड़ते रहते थे, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इस जेल की चारों तरफ हजारों किलोमीटर सिर्फ समंदर ही समंदर था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काला पानी यानी सेल्यूलर जेल की, जहां ब्रिटिशर्स ने वीर सावरकर जैसे 80,000 से अधिक क्रांतिकारियों को मरने के लिए भेज दिया था। जहां काला पानी की सजा नर्क से भी बदतर मानी जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी काला पानी में अंग्रेजों ने हजारों भारतीय पुरुषों और महिलाओं का स्वयंवर भी करवाया था? लेकिन क्यों? आखिर दो कैदियों को शादी के बंधन में बांधकर अंग्रेजों को क्या हासिल हुआ? कैसे हुआ था सेल्यूलर जेल का निर्माण कार्य? और काले पानी की सजा में कैदियों पर कौन से जुर्म ढाए जाते थे? जानेंगे इस कपा देने वाले वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है साल 1857 से, जब भारत की धरती पर पहली बार आजादी की गूंज सुनाई दी। हर गली, हर चौक, हर मैदान से वंदे मातरम के नारे उठ रहे थे, लेकिन ये आवाजें अंग्रेजी साम्राज्य के कानों को चुभ रही थीं। इस संग्राम को कुचलने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने जो किया वो इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा कलंक था। उन्होंने क्रांतिकारियों को चुन चुन कर मारा, किसी को फांसी पर चढ़ा दिया, किसी को तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया, और औरतों की इज्जत लूट ली गई। लेकिन जब ये लपटें बुझने का नाम नहीं ले रही थी, जब हजारों लोग एक के बाद एक अंग्रेजी हुकूमत को ललकार रहे थे, तब अंग्रेजों को एहसास हुआ कि सबको मारना अब नामुमकिन है। अब उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी जो भारत से बहुत दूर हो, जहां विद्रोह की कोई चिंगारी ना पहुंच सके, और जहां भेजे गए क्रांतिकारी जिंदा दफन हो जाए। और इसी सोच से जन्म हुआ धरती के उस नर्क का, जिसे पूरी दुनिया ने जाना काला पानी के नाम से। 1858 में ब्रिटिश हुकूमत ने करीब 1000 भारतीय कैदियों को जहाजों में भरकर हजारों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार द्वीप की ओर रवाना कर दिया। कई दिनों तक समुद्र की लहरों से लड़ते हुए जब ये कैदी वहां पहुंचे, तो उनके सामने थी मौत की तस्वीरें, यानी चारों ओर समंदर का अथाह पानी, जहरीले कीड़े मकोड़े, घने जंगल और एक ऐसा वातावरण जो खुद जहर बन चुका था। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। ये टापू उनके लिए जीवित कब्रिस्तान था। इन्हीं कैदियों को जमीन काटने, पेड़ गिराने, मिट्टी खोदने और अंग्रेज अफसरों के लिए कमरे बनाने के काम पर लगाया गया। कई लोग मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियों से मर गए, कई जहरीले सांपों के डसने से, और जो बच गए उन्हें अंग्रेजों के कोड़ों ने दुनिया से खत्म कर दिया। धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत ने तय किया कि अब इन्हें एक स्थायी जेल में रखा जाए। साल 1890 तक यहाँ कैदियों की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि अंग्रेज ने नई जेल के निर्माण का फैसला किया। 1896 में अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल की नींव रखी गई। एक ऐसी इमारत जिसे डिजाइन ही इसलिए किया गया था कि कोई कैदी किसी दूसरी कैदी की शक्ल तक न देख सके। 7 पंखों वाली ये जेल बिल्कुल एक साइकिल के पहिए की तरह बनाई गई थी। बीच में एक टावर और उसके चारों तरफ फैली 7 विंग्स। हर विंग
3 मंजिला थी। इनमें कुल 696 सेल बनाए गए। हर कैदी को एक अलग कोठरी में रखा जाता था। न बातचीत, न साथ, न आवाज, बस दीवारें थीं जो उनके कराहने की आवाजों को खुद में निगल लेती थीं। इन्हीं सेल्स के कारण इस जेल को नाम मिला सेल्यूलर जेल। हर सेल यानी कोठरियां मात्र 13.5 फीट लंबी और 7 फीट चौड़ी थी। इतनी छोटी कि कैदी ठीक से सीधा खड़ा भी ना हो पाए। ऊपर से एक छोटी सी खिड़की जो इतनी ऊंचाई पर थी कि कोई बाहर झांक भी ना सके। हवा और रोशनी अंदर आती तो थी, लेकिन उसमें भी कैद का एहसास बसता था। और सबसे डरावनी बात, ये जेल ऐसे टापू पर थी जिसके चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक फैला समुद्र मगरमच्छों से भरा हुआ था। जेल की दीवारें जानबूझकर छोटी रखी गई थीं, ताकि अगर कोई भागने की कोशिश करे तो दूर तक फैले समंदर को देखकर खुद ही लौट आए। अंग्रेज जेलर कहते थे, यहाँ से भागना नहीं, बस मरना होता है। 10 मार्च 1906 के दिन अंग्रेजों ने भारतीय मजदूरों की मदद से ही धरती के इस नर्क को बनाकर तैयार कर लिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों से राजनीतिक कैदी यानी क्रांतिकारियों को यहाँ भेजना शुरू कर दिया। इन क्रांतिकारियों को किसी अपराधी की तरह नहीं, बल्कि गुलामी के दुश्मन की तरह देखा जाता था, जिन्हें बस तड़पाना है, जितना हो सके उतना ज्यादा। अंग्रेजों के लिए बस ये एक कबाड़ खाना था, जहां सुबह होते ही टावर की घंटी बजती थी और शुरू हो जाता था अत्याचार का सिलसिला। कैदियों को बिना कपड़ों के कोल्हू में जोत दिया जाता था। हर कैदी को 10 से 20 लीटर तेल निकालने का लक्ष्य दिया जाता। नारियल से रस निकालना, रस्सियां बनाना या पत्थर तोड़ना, यही उनका दिन भर का काम था। अगर कोई कैदी थक कर बैठ जाता या टारगेट पूरा नहीं कर पाता तो अंग्रेज सिपाही उसे हथकड़ियों से बांधकर उल्टा लटका देते और कोड़े की बौछार शुरू हो जाती। उनकी पीठ से खून बहता रहता और वही खून मिट्टी में मिलकर उनके शरीर की आखिरी ताकत सोख लेता। शाम होते होते खाना मिलता तो वो खाना नहीं, एक और सजा होती। एक कटोरे में हरे सड़े पानी और तैरते पत्ते और कीड़ों वाली दाल, यही उनकी जिंदगी का सहारा था। नहाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। महीनों तक शरीर गंदगी में सड़ता रहता। घावों में कीड़े पड़ जाते। पीने का पानी इतना गंदा था कि वही धीरे धीरे जहर बन गया। हर हफ्ते कई कैदियों की लाशें बिना किसी पहचान के समंदर में फेंक दी जाती थीं। जो बीमार पड़ते उनका इलाज तक नहीं होता, बस उन्हें किनारे पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता। रातें और भी भयानक होती थीं। ठंडी पत्थर की जमीन पर बिना चादर बिना बिस्तर के सोना पड़ता था। कमरे में एक छोटा मिट्टी का बर्तन दिया जाता था, उसी में कैदी को शौच करना होता था। वो बर्तन भर जाता तो गंदगी फर्श पर फैल जाती और कैदी उसी में सो जाते। फिर मुश्किल से 3-4 घंटे की नींद लेने के बाद सुबह वही घंटी दोबारा बजती और फिर वही दिनचर्या, वही नर्क। कई कैदी नींद में ही मर जाते थे और सुबह उनकी जगह किसी नए क्रांति को लाकर रख दिया जाता था। सेलुलर जेल का संचालन जिस व्यक्ति के हाथों में था उसका नाम था डेविड बैरी, वही जिसने सावरकर से कहा था, इस कायनात में एक ईश्वर है जो स्वर्ग में रहता है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में 2 ईश्वर हैं, एक ऊपर वाला और दूसरा मैं। सावरकर जब इस जेल में लाए गए तब उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी, लेकिन बैरी जैसे निर्दयी जेलर के सामने वो भी झुके नहीं। 6 महीने तक उन्हें अकेले अंधेरे सेल में रखा गया था। ना कोई बात करने वाला, ना कोई चेहरा देखने वाला। दिन में तेल निकलवाया जाता और रात को ठंडी फर्श पर सोने के लिए छोड़ दिया जाता। सावरकर ने लिखा था, यहाँ दीवारें बोलती हैं और हर आवाज आजादी की पुकार बन जाती है। इस जेल में लगभग 80,000 से ज्यादा कैदी लाए गए, लेकिन जिनमें से केवल 30,000 ही कभी जिंदा लौट पाए। बाकी के 50,000 कैदी कहां गए, ये आज तक एक रहस्य है। कुछ कहते हैं कि उन्हें समंदर में डुबो दिया गया, कुछ के बारे में कहा गया कि उन्हें यातना से तिल-तिल कर मार दिया गया। अंग्रेजों के लिए जेल सोने की अंडा देने वाली मुर्गी थी। यहाँ से
मजदूरी करवाकर उन्होंने अरबों रुपए का फायदा कमाया था। दूसरी ओर क्रांतिकारियों ने इतनी बदतर हालातों में भी आंदोलन किए और अंग्रेज चाहते थे कि कैदी पूरी तरह उनके नियंत्रण में रहे। उन्हें किसी ऐसे तरीके की जरूरत थी जिससे कैदी अनुशासित भी रहें और अंडमान के इस जेल कॉलोनी में एक स्थायी आबादी भी बसाई जा सके, ताकि वो उनसे मजदूरी करवाकर इस टापू को चलाते रहें। इसलिए अंग्रेजों ने एक बेहद चालाक योजना बनाई। उन्होंने कैदियों को परिवार में बांटकर जमीन देकर अंडमान में ही बसाने का निर्णय कर लिया, जिसका मकसद साफ था, जब ये बंदिशें परिवार और जिम्मेदारियों में बन जाएंगे तो इनके अंदर का बागीपन खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगा। और यहीं से शुरू हुई अंडमान में स्वयंवर की हैरान कर देने वाली कहानी। 19वीं सदी के बीचों बीच पोर्ट ब्लेयर की उमस भरी दोपहर में एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला। अंग्रेज अफसरों की निगरानी में कई पुरुष सीधी कतार में खड़े थे, चुपचाप, बिना कोई आवाज, बिना कोई हरकत। ये सिपाही नहीं थे, ना कोई मजदूर थे, ये सब कैदी थे। वही जो सालों से ब्रिटिश जेल कॉलोनी में अमानवीय मेहनत और यातनाओं के सामने थक चुके थे। मगर आज इनके चेहरे पर कुछ अलग था, जैसे किसी इनाम की उम्मीद। और सच में उन्हें इनाम मिला था फर्स्ट क्लास कन्विक्ट यानी प्रथम श्रेणी के कैदी बनने का, जो अपना परिवार बसा सकते थे और छुट्टियों में जेल के बाहर जाकर रह भी सकते थे। इसी कतार में सामने धीरे धीरे बढ़ा और एक जत्था महिला कैदियों का आ गया, जो भारत के अलग अलग हिस्सों से लाई गई थीं। कोई उत्तर प्रदेश से, कोई उड़ीसा से, कोई पंजाब से, कोई लाहौर या कराची से। अंडमान में सालों से कैद और निर्वासन ने इनके चेहरे पर संघर्ष की लकीरें उकेर दी थीं। लेकिन आज इनके सामने एक और फैसला रखा गया था, जिसे देखकर खुद ही औरतें भी सन्न रह गईं। और वो था इस स्वयंवर में अपने पति चुनने का फैसला, ताकि इन जाति से बाहर और घर से दूर लोगों की शादी कराई जा सके। धीरे धीरे ये औरतें कतार में बढ़ती गईं, एक एक चेहरा देखती, नजरें झुकाकर सिर हिलाती और फिर एक कदम आगे बढ़ाती। हर कदम एक फैसला था, उनके भविष्य का फैसला। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेजों ने इस विचित्र प्रक्रिया को नाम दिया स्वयंवर परेड। लेकिन ये भारत के इतिहास में होने वाला स्वयंवर की कहानियों जैसा नहीं था। यहाँ ना कोई मंच सजा था, ना कोई वरमाला, ना कोई प्रेम कहानी। यह तो अंग्रेजों की सोची समझी राजनीतिक चाल थी, एक ऐसा प्रयोग जिसका मकसद था कैदियों पर और भी बेहतर नियंत्रण, उनकी सोच को भी कैद कर लेना, क्योंकि परिवार बसने के बाद इंसान चाहकर भी बागी नहीं हो सकता। खैर, इस स्वयंवर परेड में जब औरतें अपना वर चुन लेती तो उनकी तुरंत शादी नहीं करवाई जाती, बल्कि पहले दोनों को भेजा जाता था एक छोटी सी बस्ती में, जिसका नाम था प्रेम नगर। यहाँ झोपड़ियों के छोटे छोटे समूहों में अंग्रेज अफसरों की सख्त निगरानी के बीच वो दोनों करीब 6 महीने साथ रहते थे। उनके हर व्यवहार, हर बात, हर झगड़े और यहाँ तक कि उनके बीच उभरते अपनेपन और नजदीकियों तक को नोट किया जाता था। फिर ब्रिटिश अफसर एक जूरी तय करती थी, क्या यह रिश्ता टिकाऊ है। अगर दोनों ने आपसी तालमेल साबित कर दिया, तभी उन्हें आधिकारिक तौर पर शादी की अनुमति मिलती थी। इसके बाद उन्हें भेजा जाता था शादी पर, जो उस समय का मैरिज सेटलमेंट था। आज भले ही प्रेम नगर और शादीपुर पोर्ट ब्लेयर की आम बस्तियों की तरह नजर आते हैं, लेकिन कभी ये वो जगह थी जहां बेड़ियों में जकड़े अजनबियों ने परिवार बनाए थे, जहां मजबूरी में नहीं बल्कि जीवन की तलाश में एक नया समाज जन्मा था। आज हम बाहरी लोगों के लिए प्रेम नगर और शादीपुर पोर्ट ब्लेयर की आम बस्तियां हैं। बच्चे संकरी गलियों में खेलते हैं, वाहन साधारण घरों के पास से गुजरते हैं और दुकानों की कतारें सड़कों पर भरी पड़ी हैं। लेकिन यहाँ बसने वाले हर परिवार के पूर्वज ने खूब कष्ट काटा है और फिर अंधेरे में भी उम्मीद की किरण ढूंढकर इन सुनसान टापुओं पर जीवन बसाया है। इन पुरुषों और महिला कैदियों के लिए घर लौटना अब संभव नहीं था। वो हजारों मील दूर अपने देश, अपनी जमीन और अपने जातियों से कट चुके थे। समंदर पार आने की वजह से उन्हें पहले ही समाज से बाहर कर दिया जा रहा था, तो वापस जाने का कोई अर्थ नहीं था। और जब कुछ लोगों ने लौटने की कोशिश की तो उनके अपने ही समाज ने उन्हें ठुकरा दिया, क्योंकि उन्होंने जाति से बाहर शादी की थी। यही वजह थी कि प्रेम नगर और शादीपुर सिर्फ
सिर्फ बस्तियां नहीं रही, ये इंसानियत के दो ऐसे प्रतीक बने जिन्होंने दिखाया कि कैद में भी जीवन रुकता नहीं। यहाँ का इतिहास पत्थर के स्मारकों पर नहीं बल्कि नस्लों और यादों में दर्ज है। लेकिन जातिवाद की वजह से इंडियन मैनलैंड पर आज भी उन्हें भेदभाव भरी नजरों से देखा जाता है। मगर दोस्तों, हमारा मानना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप पर बसे इन मासूम परिवारों को भारत के मुख्य भूमि पर जाति समाज के भेदभाव से हटकर हमें आम इंसानों से भी ऊंचा दर्जा देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आजादी की लड़ाई में वो कष्ट सहा जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। खैर, इस बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट्स में बताइए। साथ ही काला पानी जेल में जीते जी नर्क देखने वाले वीर सावरकर जैसे हजारों महान क्रांतिकारियों की याद में जय हिंद वंदे मातरम का नारा जरूर लगा दीजिए। उम्मीद है इस वीडियो में आपको भारत के इतिहास से जुड़ा कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 15,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। और ऐसे ही अनसुने अनकहे सच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद।